हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिटेल भी देखते हुए चलेंगे। इससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके थे 2021 के, 2022 के, 2023 के, जितने भी पेट में चारों शिफ्टों में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया। आप लोग उससे भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसे भी देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी होते हैं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि पेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आ रही है या फिर कोई भी क्लास है तो आपको टाइम पर मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का जो है किस शासक ने निर्गत किया था? ऑप्शन ए में दिया गया हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शेरशाह। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। तो मध्ययुगीन भारत में अगर देखेंगे तो सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का जो है शेरशाह ने निर्गत किया था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, शेरशाह का शासनकाल जो है भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण का काल था। उसने जो है मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए और शुद्ध सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हम लोग थोड़ा सा उसका डिटेल देखते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन में बदलाव करें। और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो क्वेश्चन है, जो आपका पैटर्न है, उसी बेस पर है। बिल्कुल आपको वही लगेगा कि एक जिस तरह से आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, 2022, 2021 वाला, तो आपको आइडिया लग रहा होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार पूछा है। ऑप्शन ए में दिया गया हसन निजामी, बी है उतबी, सी है फिरदौसी, डी है चंद परदाई। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो था वो उतबी था। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो प्राचीन पत्तन पुहार की अगर बात करें तो ये जो है कावेरी तट पर स्थित था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुहार जो है, जिसको काकंदी भी कहते हैं, बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर जो है ये अवस्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है स्वर्ण सिकृता, बी है पलाशिनी, सी है गंगा, डी है रीजू पालिका। देखिए, अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो 30 वर्ष की आयु में जो है महावीर ने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या साधना के बाद जो है 42 वर्ष की आयु में महावीर को जरिम्बी ग्राम के निकट रीजू पालिका नदी के तट पर, डी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, रीजू पालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे रीजू पालिका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये जो है आपका संगन कल्लू से संबंधित है। बी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तहत के तत्व का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत पूछा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने तो करवाया, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, यहाँ से 1 नंबर आपका जरूर बनता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। मैं इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन उठा सकता है, वो यहाँ पे बता दूंगी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य इसमें से क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, या फिर सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत नहीं, भारत के लिए पूर्ण स्वराज नहीं, नमक कानून को निरस्त करना। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे बात करें नमक सत्याग्रह की, तो गांधी जी द्वारा जो प्रारंभ नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य जो था, वो ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को समाप्त करना था। गांधी जी ने 78, ये भी याद रखिएगा, 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च, डेट तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा कर 240 किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा, कि पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया। यहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो ये जितने पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स जो भी हैं, ये डेट याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, 1 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो ये आपकी स्थापित हुई थी 1905 ईस्वी में। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी? ये भी याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो आप इनको भी याद रखिएगा।
इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। क्या इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? ऑप्शन ए में दिया गया कलकत्ता, बी है बेलगाम, सी है कराची, डी है बनारस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था, तो ये किया था बनारस से। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड विलियम बेटिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, तो ये लॉर्ड डलहौजी। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो चीन की यांगटसी नदी है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और यह जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व में पूछे तो तीसरी हो जाएगा और एशिया में पूछे तो सबसे लंबी नदी यांगटसी है, इसको याद रखिएगा। प्रथम और द्वितीय की बात करें तो नील और अमेजन है, और अगर तीसरी की बात करें विश्व में तो यांगटसी होगा। एशिया की सबसे लंबी पूछे तो आपका फर्स्ट पे यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वृहद ज्वार आता है। यहाँ से ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वृहद ज्वार आता है, ऑप्शन ए में दिया गया है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, बी है जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, या फिर जब तेज हवा चल रही हो, या फिर जब रात बहुत ठंडी हो। तो वृहद ज्वार जो है तब आता है जब जो है सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या गया है, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो ये आपके उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर से में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित है, आप लोग भी अपने आंसर करिएगा यहाँ पे जिसको पता होगा। तो देखिए ये जो अवस्थित है ये अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो ये आपका है 31%। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र तो जो दिया जाता है वो होता है आपका एक आयतकर्ता द्वारा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो ये आपका स्थित है कानपुर में। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है लागू की गई थी। ऑप्शन ए दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, बी है राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, सी है जनता सरकार के द्वारा, डी है राजीव गांधी के द्वारा। तो ये जनता सरकार के द्वारा जो है लागू की गई थी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? किसको जो है मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो ये आपका है M3। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, ये संबंधित है आपका वित्त मंत्रालय से। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो है क्रम से लगाना है। यहाँ पे आपका दिया गया है LM सिंघवी समिति, सेकंड है PK थुंगन समिति, थर्ड है अशोक मेहता समिति, फोर्थ है GKV राव समिति। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अशोक मेहता समिति अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिसंबर 1977 और यहाँ पे अगर हम देखें बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है आपका 1956 है। GKV राव समिति यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो गठन है वो 1985 है। और 1987 की अगर बात करें तो लोकतंत्र विकास के लिए
1987 में एलएम वाला है। पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको हमें क्रम से करना है, कालाक्रम अनुसार करना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड वाला हो जाएगा 1977, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 1985 होगा, थर्ड के बाद फोर्थ, और ये आपका फर्स्ट पे आएगा। थर्ड के बाद ये आपका फोर्थ वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट वाला है 1987, फिर उसके बाद है पीके थुंगन समिति 1988। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, सी वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया केवल लोकसभा में, बी है केवल राज्यसभा में, सी है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, डी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कब जो है, कहाँ पे, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में से भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। शून्यकाल पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है। तो ये शून्यकाल जो है ऑप्शन ए में दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है जापान, सी है दक्षिण अफ्रीका, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शून्यकाल कहाँ से लिया गया ये पूछा गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं होगा आपका। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया ये पूछा गया है, तो इसमें होगा आपका इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। ये जो है 1962 से जो है जारी है। इसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकता है। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय जो है वही शून्यकाल होता है। इसका समय जो है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। भारतीय संविधान प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, इसमें उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे किया गया है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी है राज्य की एकल नागरिकता, सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है, तो ये है आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन किया गया है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था यहाँ पे बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन डी वाला देख पा रहे होंगे, सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो सरदार पटेल है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये नियमित समिति के हैं और संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे बात करें तो ये राज्यों के लिए समझौता समिति जो है उसके लिए है। और BR अम्बेडकर की बात करें तो प्रारूपण समिति की अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष तो वो भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है वायुमंडलीय दाब से कम, बी दिया गया वायुमंडलीय दाब से अधिक, और सी दिया गया वायुमंडलीय दाब के बराबर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो है रक्त का दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया। जीव विज्ञान नाम जो दिया गया है वो लैमार्क ने दिया है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। डार्विन की अगर बात करें यहाँ पे तो इन्होंने उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। अरस्तु की अगर यहाँ पे बात कर लें तो इन्होंने जीव विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। और कैरोलस लीनियस की बात करें तो इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स भी इससे रिलेटेड याद रखिएगा। जीव विज्ञान नाम दिया था लैमार्क ने दिया था। डार्विन अगर आपसे पूछे तो डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अरस्तु अगर यहाँ पे अरस्तु की बात करें तो इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस की अगर बात करें यहाँ पे तो इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। इन्हें जो है वर्गीकी का पिता अगर पूछे तो लीनियस हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर लैमार्क है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है वो है आपका सेलुलोज। डी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटो वोल्टिक सेल संबंधित है। फोटो वोल्टिक सेल संबंधित है यहाँ पे किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से या फिर पवन ऊर्जा से या फिर भूतापीय ऊर्जा से। तो फोटो वोल्टिक सेल जो है ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश की या फिर समय की, प्रकाश की प्रवणता की, खगोलीय
दूरियों की, तो प्रकाश वर्ष जो है ये जो है खगोलीय दूरियों की इकाई है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे आप मैथ के क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया प्रेमचंद, बी है जैनेन्द्र की, सी है अज्ञे की, डी है नागार्जुन की। तो गोदान किसकी रचना है? आप लोग भी अपने आंसर करिए। ये जो है प्रेमचंद की है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और भी इनकी प्रमुख जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, निर्मला है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, ये सब इन्हीं के हैं। तो ये सब भी आए तो आप लोग प्रेमचंद ही लगाइएगा, ठीक है। जैनेन्द्र की अगर बात करें तो इनकी जो कृतियां हैं, परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, ये सब इनकी हैं। अज्ञे की अगर बात करें, इनकी नदी के दीप, शेखर, एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, ये सब इनकी हैं। नागार्जुन की जो है रतिनाथ की चाची, नई पौध, बलचनामा, ये सब इनकी है। यहाँ पे बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो ये है आपका कोसों दूर होना, या फिर गुदड़ी का लाल होना, या फिर ईद का चाँद होना, या फिर अब तब होना। तो ईद का चाँद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखना, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोसों दूर होना का क्या होगा? इसका होगा बहुत अलग होना। गुदड़ी का लाल होना मतलब कि गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। अब तब होना मतलब मरने के करीब होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। इसमें से सही आपको बताना है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण, ये नहीं होगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ये भी नहीं होगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, नहीं। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म, यहाँ पे अनिल अगर आप देखेंगे तो अनिल का मतलब क्या होता है? वायु, और अनल का मतलब अग्नि। तो वायु अग्नि किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं? वायु अग्नि आपका ए वाला ऑप्शन ही है, यही करेक्ट हो जाएगा। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी के नीचे जो रेखांकित शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे बताना है आपको। तो पक्षी का पर्याय अगर आप देखेंगे तो अंडज होता है, खग होता है, और आपका नभचर होता है, विहंग होता है, परिंदा होता है, अंडज होता है, ये सब पक्षी के हैं। बट इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं आपको बताना है, इस पर ध्यान देना है। तो पंकज जो है आपका नहीं है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों, इतने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप कि आप सभी को ये क्लास इंपॉर्टेंट लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होगा कोई क्वेश्चन को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेट से रिलेटेड, किस तरह से पैटर्न आपका, कहाँ से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिलहाल आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।